स्टडी विद शरणा इसकी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है महिला हिंदी। हिंदी महिला कथा लेखन, यानी हिंदी साहित्य में महिलाओं ने जब पदार्पण किया है और महिलाओं के विषय को उन्होंने उठाया है, उससे संबंधित है। इसको हमने इस क्लास को दो पार्टों में विभक्त किया है। एक तो विकास क्रम कि महिलाओं का जो कथा लेखन है पुरुष पहले लिखते थे, उसके बाद जब महिलाएं कब आई हैं, और दूसरा उनकी प्रवृत्तियाँ, जो महिला कथा लेखन की जो प्रवृत्तियाँ थीं वो क्या थीं। इन दोनों पार्ट्स में हमने बांट कर किया है। पहले विकास क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहली कहानी जो हिंदी की मानी जाती है, और हालांकि विद्वानों में विवाद भी है, लेकिन यह है कि अधिकतर जो विद्वान मानते हैं वो राजेंद्र वाला घोष की पहली कहानी जो हिंदी साहित्य की पहली कहानी बंग महिला के नाम से फेमस थी, वो राजेंद्र वाला घोष, राजेंद्र बाला घोष, इनकी कहानी को ही हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना जाता है बहुत सारे विद्वानों द्वारा। यहाँ पर हम स्त्री विमर्श संबंधित विषयों को लेकर के बात करते हैं कि स्त्री विमर्श से संबंधित विषय, स्त्री विमर्श मतलब है कि स्त्री महिला के सारी संपूर्णता में, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनके अंतर्द्वंद, मानसिक द्वंद्व, शारीरिक द्वंद्व, मतलब हर स्तर पर उनके पारिवारिक स्थिति में, बाहर अगर जा रहे हैं तो उसकी स्थिति में, हर स्तर के द्वंद्व को चित्रित करने के लिए महिलाएं कब आगे आई हैं। तो इसको दो चरण में बांटते हैं। पहला चरण है स्वतंत्रता के पूर्व का चरण। विकास क्रम में पहला है स्वतंत्रता के पूर्व का चरण, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद का चरण। स्वतंत्रता के पूर्व के चरण की बात करें तो महिलाओं से संबंधित छुटपुट लेखन चलते रहते थे। महिलाओं से संबंधित, जैसे अगर एक कविता की आपको याद होगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, द्विवेदी युग की। तो इस तरह से महिलाओं से, द्विवेदी युग से ही महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास होने लगता है कथा में भी। लेकिन उस समय जो कथा लेखन था वो पुरुष के जिम्मे था, और पुरुष ही नारी संवेदना को व्यक्त करता था। लेकिन जब बाद के समय में, शुरुआती समय को छोड़ दिया, बाद के समय में प्रेमचंद जी कहानी लेखन के क्षेत्र में उतरे। मुंशी प्रेमचंद तो तभी से महिला कथा लेखन में या स्त्री विमर्श के लिए उन्होंने व्यापक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। उनकी जैसे एक बूढ़ी काकी कहानी है, बूढ़ी काकी, गीला। तो बूढ़ी काकी को आप देखेंगे कि बूढ़ी काकी जो एक बुजुर्ग महिला होती है घर की, उसको किस तरह से उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। अपने परिवार में भोजन के लिए उसे जो है पत्तल के बचे हुए जूठे, मतलब इतना लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि किस तरह से उसकी भावनाओं की, इसकी संवेदनाओं का, बुजुर्ग होने पर आदमी जब जिद्दी हो जाता है या उसकी क्षुधा जो है अलग हो जाती है, उसकी भावनाओं को ध्यान नहीं रखा गया और उसे मेहमानों के जूठे पत्तल से खाना खाना पड़ा। और वहीं पर एक बच्ची के अंतर्द्वंद को भी दिखाया गया है। 3 पीढ़ियाँ उसमें दिखती हैं। एक तो वो बूढ़ी काकी हैं, उनकी बहू है और उसकी नातिन है। तीन पीढ़ियों के अंतर्द्वंद को इसमें प्रेमचंद ने बहुत ही बारीकी से दिखाया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद के बाद जो महत्वपूर्ण कथा लेखन क्षेत्र में आए वह जैनेन्द्र। इनकी एक किताब है, पुस्तक है, उपन्यास है, त्यागपत्र। जैनेन्द्र का त्यागपत्र अगर आप पढ़िए तो है तो छोटा सा उपन्यास, लघु उपन्यास है। उस उपन्यास में एक महिला के शोषण की, उसके समर्पण की कितनी मार्मिक व्यथा उसमें चित्रित हुई है। अंत में उसकी मृत्यु तक उसके सारे द्वंद्व को किस तरह से दिखाया गया है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और एक पुरुष, एक उसका अभिभावक क्या, जिससे वो अपने भावनाएं शेयर करती थी, वो मूक दर्शक बना देखता रहता है और उसे इतनी फुर्सत नहीं होती है कि उसके पास जाए। अंत में त्यागपत्र कहानी यही है कि वो जज साहब त्यागपत्र देते हैं उसकी मृत्यु के बाद कि वो कुछ नहीं कर पाए, अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखे, अपनी समस्याओं में घिरे रहते हैं। और वो महिला अपने जीवन संघर्ष को किस तरह से झेलते हुए विभिन्न लोगों के हाथों में जाती है और किस तरह से अपने समर्पण को बदलती है
अपने मन को बदलती है, अपने समर्पण को बदलती है, अपने जीवन को बदलती है। लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो उसे केवल अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे अपने पास रखता है, और पुनः जो है उसे, वो जानती है, महिला भी जानती है, वो जो कथा की नायिका है वो भी जानती है कि हमारे साथ अब आगे क्या होने वाला है, कि ये पुरुष किस स्तर तक मेरा साथ देगा। इस को जानते हुए भी वो अपना समर्पण देती है, क्योंकि जीवन के गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसे उसकी ज़रूरत होती है, और वो चाहती है कि इस समर्पण के बदले वो कुछ समझे, कुछ सोचे। लेकिन पुरुष मन जो है वो अच्छे तरह से उसे समझता है, उसे नहीं समझता है, और उसे अंततः जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस कहानी को अगर आप ठीक से पढ़िए तो इसे समझ में आता है कि स्त्री विमर्श या स्त्री वेदना क्या होती है, उस वेदना में कितनी मार्मिकता है, कितनी पीड़ा है, यहाँ दिखाई देती है। इसके बाद एक और कथा लेखक हैं यशपाल। इन्होंने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्त्री की जो भावनाएं हैं उसको चित्रित किया है, और उसी भावनाओं के आधार पर उन्होंने इस कथा लेखन को अंजाम दिया है। इसके बाद दूसरी जो आते हैं वो हैं यशपाल। यशपाल ने भी नारी विमर्श पर बहुत ही गहरा अपना एक साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक किस स्तर पर इन्होंने लिखा है। इसकी एक उपन्यास इनका दिव्या पढ़िए, यशपाल की दिव्या है। दिव्या की कहानी या दिव्या के जीवन की संपूर्ण कहानी एक नारी जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करती है। अंत में उन्होंने इसे नारी की जो स्वतंत्रता है, नारी की स्वतंत्रता को उन्होंने एक ऐसे उस समय के, उस दौर के समय में जब नारी स्वतंत्रता जो है लोग किसी के आश्रय में ढूंढते थे या अपनी सुरक्षा में ढूंढती थी महिलाएं, या लोग जो है उसी सुरक्षा में ही उसका आश्रय देखते थे। ऐसे में यशपाल की दिव्या में, दिव्या की जो स्वतंत्रता होती है वो स्वतंत्रता उसके खुद को पाने की, खुद के निर्णय की, खुद के वो किस अकिंचन है, गरीब है या झोपड़ी में रहती है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो अपने स्वतंत्रता, अपने मन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं है। इस आधार पर इन्होंने नारी मन को, उसके समग्र संघर्ष को उन्होंने दिखाते हुए बताया है कि ये स्वतंत्रता कहाँ पर, कैसे, किस स्थिति में नारी को स्वतंत्र माना जा सकता है। कहाँ पर नारी स्वतंत्र है, उसे महारानी बना करके अपने संरक्षण में महारानी बनाकर स्वतंत्रता नहीं है, जो कि उसे अपनी झोपड़ी में अपने मन से स्वतंत्रता, अपनी अर्थव्यवस्था चलाने में जो स्वतंत्रता है। इसका द्वितीय चरण आता है जब महिलाएं कथा लेखन के क्षेत्र में खुद प्रवेश करती हैं। ये माना गया है कि जैसे एक होती है संवेदना, नारी संवेदना जो होती है, नारी संवेदना को अभी तक जो है पुरुष देखता था। कौन देखता था? पुरुष लिखता था। नारी संवेदना को पुरुष ही व्यक्त करता था, और ये स्पष्ट है कि संवेदना, स्वयं वेदना को कभी नहीं पा, कितनी भी विस्तृत हो, कितनी ही व्यापक हो संवेदना, लेकिन वो स्वयं वेदना कभी नहीं हो सकती है। नारी उस पीड़ा को भोगती है, नारी अगर पीड़ा को भोगती है तो उस पीड़ा को समझने के लिए उसका ही कथा लेखन अगर वो व्यक्त करती है तो उसको कोई पुरुष नहीं व्यक्त कर सकता है। संवेदना कितनी ही व्यापक हो, कितनी ही विस्तृत हो, कितनी ही गहरी हो, लेकिन स्वयं वेदना कभी नहीं हो सकती है। और इस स्वयं वेदना को व्यक्तित्व स्वतंत्रता नवलेखन का दौर जब होता है 1950 से 1975 के बीच का समय, 1975 ईस्वी के बीच का समय, ये होता है नवलेखन का दौर। नवलेखन, इस नवलेखन में स्त्री विमर्श हावी होता है और स्त्रियां आगे आती हैं और नारी संवेदना को उन्होंने अपना विषय बनाया है। इस दौरान बहुत सारी लेखिकाएँ आती हैं, जैसे मन्नू भंडारी, आगे हम बताएंगे इनकी जो कहानियां हैं। मन्नू भंडारी हैं, कृष्णा सोबती, अलका सराओगी, इसी तरह से मृदुला गर्ग और ममता कालिया,
मेहरुन्निसा परवेज़, मेहरुन्निसा परवेज़। इस तरह से बहुत सारी कहानी कथाकार महिलाएं आती हैं, जैसे मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, अलका सरावगी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मेहरुन्निसा परवेज़। तो इन महिला कथाकारों ने जब अपनी स्वयं बेटी बताई तो इन्होंने महिलाओं के हर दर्द को उकेरा, अपनी कहानियों में इनका हर दर्द झलका। और वो दर्द जो अभी तक मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी में, जैनेन्द्र के त्यागपत्र में, यशपाल की दिव्या में या अन्य कहानीकारों में, अन्य पुरुष कहानीकारों में नहीं आया था, वो दर्द अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा। और दूसरी चीज़, जो अभी तक पर्दे के पीछे यहाँ पर प्रथम चरण में जब देखते स्वतंत्रता के पूर्व, तो वो जो महिला का दर्द था वहाँ पर एक आवरण होता था एक पर्दे के पीछे, क्योंकि उसके जो दर्द होता है वो उसके साथ यौन दुर्व्यवहार या यौन शोषण, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उस शोषण को व्यक्त करने में यहाँ पर एक हिचक दिखाई देती है। वो हिचक यहाँ पर इन महिला लेखकों ने तोड़ी और उन्होंने कहा कि जब ये हमारे साथ होता है तो इसे समाज के सामने लाने में क्या बुराई है, क्योंकि समाज में सब कुछ जब होता है, सारी चीज़ें जब स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, तो इसे समाज के सामने लाने में, उस दर्द को समाज के सामने लाने में कोई बुराई नहीं है। और इन्होंने हर दर्द को अपने दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अब आती हैं इसकी प्रवृत्तियाँ। इसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जब महिला कथा लेखिकाएँ, स्त्री विमर्श का जो एक दौर शुरू हुआ, उस दौर में, स्त्री विमर्श के उस दौर में जो प्रवृत्तियाँ उभरी, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ उन कहानियों में हैं, उन कहानियों की प्रवृत्तियाँ हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। जिससे पहली है जो नई प्रवृत्तियाँ उभरी, उसमें संस्कार एवं आधुनिकता का द्वंद्व। स्त्रियाँ, महिलाएं आधुनिकता के, जो आधुनिक भारत, एक नया भारत जो बना, उसमें आधुनिकता का जो द्वंद्व हुआ, आधुनिकता में महिलाएं सबसे ज़्यादा पिसी कौन? महिलाएं। पुरुष तो बाहर निकलने लगा, अर्थव्यवस्था में निकलने, महिलाएं अर्थव्यवस्था भी देखती थीं, घर की भी देखती थी, बाहर की देखती थी, और पुरुषों की प्रताड़ना भी झेलती थी। उनके ऊपर दोहरा दायित्व था। उस दोहरे दायित्व के में उन्हें संस्कार भी, अपना संस्कारों से बंधे भी रहना था और आधुनिक भी दिखना था। पुरुष वो चाहता था कि हमारी पत्नी संस्कारी, या हमारी जो साथ में है वो संस्कारी भी दिखे और आधुनिकता का आवरण भी लिए, उसे ले जाने में कहीं शर्म ना हो। तो वो उस द्वंद्व को, वो किस तरह से संस्कार और आधुनिकता के द्वंद्व को उन्होंने किस तरह स्वीकार किया, और कहाँ कहाँ जो है उन्होंने कहाँ अपना दर्द उन्होंने झेला, इस द्वंद्व में उन्होंने दर्द कहाँ झेला, उसको अच्छी तरह से मन्नू भंडारी ने बताया है। वो उनकी मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट 3 सैलाब। ये 3 कहानियाँ इनकी ऐसी हैं जो इसको स्पष्ट रूप से करती हैं कि संस्कार एवं आधुनिकता का द्वंद्व कहाँ पर होता है। दूसरा जो है, आधुनिकता के आने से जो महिलाओं का अकेलापन होता, शहर में एकाकी परिवार है, एकाकी परिवार में पुरुष और महिला हैं। एक समय तक तो पुरुष और महिला जब शादीशुदा बंधन में होते हैं, एक संबंधों में होते हैं, तो उनको नहीं पता चलता है। लेकिन जैसे ही पुरुष थोड़ा सा व्यस्त होता है, अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त होता है, तो वहाँ पर महिला को ऊब, संतरास, अकेलापन और छटपटाहट का एहसास होने लगता है और वो पूरा जीवन इसको झेलती है। उस महिला के उस दर्द को उषा प्रियमदा ने वापसी कहानी में स्पष्ट रूप से बताया। यहाँ पिता पुत्र का द्वंद्व, माता पुत्र का द्वंद्व, पत्नी और पुत्र का द्वंद्व, मतलब इस तरह से तमाम सारे संबंधों को यहाँ पर, इन संबंधों को यहाँ पर अच्छे से उकेरा गया। वापसी कहानी में जब वो आते हैं वापसी नौकरी के बाद, तो उन्हें फिर वापस जाना पड़ता है, क्योंकि उन संबंधों में कहीं न कहीं महिलाओं की, पुरुषों की जो एक कह सकते हैं कि ये एक ताना बाना है, वो ताना बाना टूटता सा नज़र आता है उन्हें, और पुनः उन्हें वापस जाना पड़ता है। उषा प्रियमदा कहानी वापसी, इसकी जो है बहुत ही सटीक अभिव्यक्ति है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ स्त्री विमर्श में, वो है स्त्री पुरुष संबंधों का खुलापन। अभी तक जो भी लेखक लिखते थे, जो भी पुरुष लेखक लिखते थे, उन संबंधों को एक प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करते थे, क्योंकि वहाँ पर, लेकिन जहाँ नारी का सबसे ज़्यादा दर्द है वो यहीं स्त्री पुरुष संबंधों में व्यक्त होता है। स्त्री पुरुष संबंध जहाँ उसको पूर्णता प्रदान करते हैं, वहीं उसके शोषण का सबसे बड़ा जरिया भी यही है। तो उस दर्द को, जो शोषण है, उस दर्द को आज भी हम देख सकते हैं, तमाम सारी प्रथाओं में है
तो उस दर्द को व्यक्त करने के लिए जो खुलापन चाहिए था इन महिला कथाकारों ने व्यक्त किया है। और इसमें सबसे आगे रही हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की कहानी टुकड़ा टुकड़ा आदमी, कितनी कैदें, डैफोडिल जल रहे हैं, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। यानी टुकड़ा टुकड़ा आदमी, कितनी कैदें, डैफोडिल जल रहे हैं, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। ये जो है स्त्री पुरुष संबंधों को स्पष्ट रूप से, ये इसके दर्द को, इसकी ज़रूरतों को, इसके इन संबंधों की कड़वाहट को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है नारी उत्पीड़न, चाहे यौन उत्पीड़न हो चाहे शारीरिक उत्पीड़न हो, हर उत्पीड़न को व्यक्त करने का काम इन महिला कथाकारों ने स्पष्ट रूप से किया है। क्योंकि अभी तक जो उत्पीड़न होता था उसको पूर्णता व्यक्त करने में पुरुष कथाकार असफल रहे थे, और पुरुष कथाकारों के बस का था भी नहीं। क्योंकि अभी हमने बताया कि संवेदना कितनी भी व्यापक और गहरी क्यों ना हो, स्वयं वेदना कभी नहीं हो सकती है, और स्त्री विमर्श में स्वयं वेदना ही हावी हुई। और उस स्वयं वेदना में को व्यक्त किया है ममता कालिया ने अपनी कहानी छुटकारा और सीट नंबर 6 में। इनकी कहानी छुटकारा और सीट नंबर 6 है। एक नारी उत्पीड़न के लिए बहुत एक जो है सुघड़ व्यक्ति है। इन्होंने नारी उत्पीड़न को किस स्तर पर, किस विभिन्न एंगल पर, अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। अगला है जो सबसे एक विवादित और व्यापक जो विषय है वो प्रेम एवं काम संबंध। हम जानते हैं कि पुरुष और महिला के विवाहेतर संबंधों की जो विभिन्न स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों में नारी की मन की जो व्यथा होती है, उस व्यथा को व्यक्त करने में नारी मन के मजबूरी को किन परिस्थितियों के बस होकर के उसे करना पड़ता है, या उसकी मजबूरी को, उसके प्रसन्नता को, कहाँ उसकी प्रसन्नता को या उसके सम्मान को कहाँ ठेस पहुँचती है, कहाँ वो सम्मान खोजने में, या किस स्तर तक उसे अपने दर्द को मैनेज करने में, कहाँ तक ये अपने दर्द को व्यक्त करने में किस तरह से ये नारी जो है, नारी का मन किस तरह से आगे बढ़ता है, वो इसमें प्रेम एवं काम संबंधों में व्यक्त हुआ है। कृष्णा सोबती ने इसकी शुरुआत की थी। इनकी मित्रों मर जानी, जिंदगी नामा, ये उपन्यास है इनके, और बादलों के घेरे इनके कहानी संग्रह है, बहुत चर्चित कहानी संग्रह है। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है और इसको आगे बढ़ाया है। प्रेम एवं काम संबंधों की जो एक जटिलता है, एक अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाया है मृदुला गर्ग ने। हमने बताया था कि मृदुला गर्ग ने टुकड़ा टुकड़ा आदमी, कितनी कैदें, डैफोडिल जल रहे हैं, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा जैसे कहानियाँ लिख करके इस प्रेम एवं काम संबंध को, स्त्री पुरुष संबंधों के खुलापन को आगे बढ़ाते हुए आज भी ये परंपरा चल रही है और महिला कथा लेखन निरंतर बढ़ रहा है। अगली क्लास में हम ये बताएंगे कि महिला कथा लेखन का वर्तमान परिदृश्य क्या है। और अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आप सिविल सर्विसेज के मेंस में, पीजीटी में आपको कामयाब ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, टीजीटी में फ़ायदेमंद होगा, जीसी नेट में फ़ायदेमंद होगा, और हिंदी साहित्य की जो एमए और बीए की क्लासेज हैं उनमें फ़ायदेमंद होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।